गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर से देखते हैं केमिस्ट्री पार्ट 1 में हम लोग आ चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने बताया था आपको कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं और आज हम लोग उस टॉपिक्स को लेकर के आगे भी बढ़ेंगे। मैं फिर से आपको एक बार रिमाइंड करवाता हूं कि हमारे पास वो टॉपिक्स कौन कौन से थे। आप अगर देखेंगे तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले सीखेंगे केमिकल रिएक्शन। है क्या केमिकल रिएक्शन? नेक्स्ट अगर बात करें तो हम लोग फिर देखेंगे इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। हाउ डू वी आइडेंटिफाई अ रिएक्शन, हाउ डू वी आइडेंटिफाई अ प्रोसेस इज अ केमिकल रिएक्शन और नॉट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके बाद केमिकल इक्वेशन, आफ्टर दैट मेथड्स टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, देन वी हैव टू नो दैट कैटलिस्ट, then law of conservation of mass, because it is very important to understand the balancing, to work out on the balancing of chemical equation. Next we have to know that the types of chemical reactions. This is the major section, major part of this chapter. Next one, rancidity and corrosion. These two are the application of oxidation. तो ये हम लोग देखेंगे एक एक करके। आज देखते हैं हम लोग कितने टॉपिक को कवर कर पाते हैं। Let's, we have to start. In order to understand the chemical reaction, first of all we have to understand the term physical change and chemical change. ये दो चीजें आपके पास पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो आप केमिकल रिएक्शन में थोड़ी परेशानी होगी, थोड़ी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। तो फिजिकल चेंज कहता था क्या आपके पास यहाँ पर चेंजेस देखोगे क्या? फिजिकल चेंज क्या कहता है? फिजिकल चेंज इज द चेंज विच इन्वॉल्व्स इन द चेंज इन द शेप, साइज, कलर, स्टेट। ये सभी हमारे पास चेंज दिखेंगे। अगर किसी का स्टेट चेंज हो जा रहा है, कोई सॉलिड से लिक्विड बन जा रहा है, लिक्विड से गैस कन्वर्ट हो जा रहा है, ये सारी चेंजेस, कलर में भी चेंज हो रहे हैं। बट ड्यूरिंग दिस ऑल चेंजेस, इतने सारे चेंजेस के साथ साथ एक बात ध्यान में रखना है कि वहां पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनना चाहिए। अगर कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है और वहां पर स्टेट में चेंज हो रहे हैं, कलर में चेंज हो रहे हैं, साइज में चेंज हो रहा है, देन इट इज सेड टू बी एज फिजिकल चेंज। Like when you will drop a glass set from a height, अपने घर में जाओ, एक है ना ग्लास सेट को ले लो और उठा के फेंक दो। इट विल जस्ट ब्रेक डाउन, वो टूटेगा। टूटने के बाद वो ग्लास सेट ग्लास ही है, कुछ और नहीं बनना है। उसका शेप चेंज हुआ, वहां पर कुछ नया सब्सटेंस नहीं बना। सो दैट ब्रेकिंग ऑफ ग्लास इज सेड टू बी अ फिजिकल चेंज। एक पेपर को लेके फाड़ दो ना, वो भी एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि वहां पर कोई नया चीज नहीं बनने वाला है। वहां आपके पास क्या मिल रहा है? तो यू आर जस्ट चेंजिंग द शेप, साइज, इतना ही चेंज हो रहा था। सो यू हैव टू जस्ट से दैट अ चेंज विच इन्वॉल्व्स इन द चेंज इन शेप, साइज, कलर, ओनली दिस मच, एक्सेप्ट क्वालिटी। क्वालिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, नया सब्सटेंस कोई नहीं बनना चाहिए। अगर क्वालिटी में चेंज हो गया मतलब कुछ नया बन रहा है, तब आप उसे फिजिकल नहीं कहेंगे। लाइक यू कैन सी देयर इज द फर्स्ट एग्जांपल हियर, टीयरिंग ऑफ पेपर, है ना। दिस वन इज द, एक पेपर फाड़ो, पेपर ही रह जाएगा, नया कुछ नहीं बनने वाला है। नेक्स्ट वन, मेल्टिंग ऑफ आइस। ऐसा थोड़े कि मेल्ट होने के बाद आपके पास अल्कोहल बन जाता है। ऐसा होता ना तो वो जो अल्कोहल की दुकान है उसके सामने कहा जाता है इतनी भीड़ नहीं होती आजकल, पता है ना। तो हमारा आइस जो मेल्ट हो रहा है वो मेल्ट होकर के क्या रहेगा? वो आपके पास पानी ही है, अल्कोहल नहीं बनना, नया चीज नहीं बनना है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर तो कटिंग ऑफ वुड, ठीक है भाई, लकड़ी काट रहे हैं तो लकड़ी काटने के बाद वो लकड़ी ही रहना है, थोड़े ना कोल बन जा रहा है। नेक्स्ट आप देख रहे हो यहाँ पर आपके पास दैट इज ब्रेकिंग ऑफ ग्लास शीट। तो ये सभी मैंने कुछ ऐसे कॉमन एग्जाम्पल लिए हैं जहां पर आपके पास कुछ भी नया नहीं बन रहा है। हाँ, लेकिन आपको यह दिख रहा होगा कि कहीं पर शेप चेंज हो रहा है, कहीं साइज चेंज हो रहा है, कहीं पर स्टेट चेंज हो रहा है। तो ये सारे फिजिकल चेंज के अंदर आ गए हैं। आगे आते हैं, एक और बात हमारे पास है दैट इज कि फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, ये परमानेंट नहीं होता है। दिस इज अ टेम्पररी चेंज एंड दिस इज रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल आप देखो ना कि वंस आइस मेल्ट कैन बी अगेन फ्रीज और नॉट। बिल्कुल, क्या एक बार आइस अगर आपके पास मेल्ट हो जाए तो क्या वापस इसको फिर से हम फ्रीज करके सॉलिड में ला सकते हैं? बोलो, एकदम ला सकते हैं। तो आप इसे रिवर्स कर रहे हो, आई मीन दिस इज अ रिवर्सिबल, दिस इज रिवर्सिबल इन नेचर। तो ये प्रोसेस एक रिवर्सिबल नेचर का है, तो इसीलिए हमारे पास ये फिजिकल चेंज का एक कैरेक्टर है।
इट मीन्स दैट ना फिजिकल चेंजेस आर यूजुअली रिवर्सिबल इन नेचर और जस्ट चेंजिंग द कंडीशन, बस केवल कंडीशन को बदल दो, कंडीशन बदल दीजिए ना। आप जब वाटर को क्या किए थे तो ठंडा कर रहे थे, व्हेन यू आर कूलिंग द सैंपल ऑफ वाटर देन इट कन्वर्ट इनटू द आइस। ठंडा किया तो आपके पास आइस में आ गया। अब ठंडा का रिवर्स क्या होगा, हीट करना है आपको, तो हीट करो ना, तो हीट करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, वही आइस आपके पास वापस फिर से मेल्ट होकर के लिक्विड में आ जाएगा। आई मीन फिजिकल चेंज को आप रिवर्स कर सकते हैं, ओनली जस्ट रिवर्सिंग द कंडीशन, जो कंडीशन था उसको केवल रिवर्स कर दीजिए। तो ये सभी कुछ आपके पास बेसिक बातें हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें इन केस ऑफ केमिकल चेंज में आते हैं, तो सबसे पहली बात होती है हमारे पास कि इट इज परमानेंट। केमिकल चेंज परमानेंट है, मतलब वंस इट हैपन कांट बी रिवर्स, एक बार अगर हो गया तो आप फिर वापस इसको नहीं ला सकते हो नॉर्मली। सम ऑफ द केमिकल चेंजेस कैन बी रिवर्स, कुछ केमिकल रिएक्शन वापस आ जाते हैं, उसके लिए हम लोग बाद में सीखेंगे। लेकिन नॉर्मली आपको समझना है केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल इन नेचर। एंड ड्यूरिंग द केमिकल चेंज, जब केमिकल चेंज होता है ना तो वहां पर कोई एक नया सब्सटेंस बनता है। आप एग्जांपल ही देखो ना, यहाँ पर आपके पास लाइक हियर बर्निंग ऑफ पेपर। अरे भाई पेपर जल रहा है, आपके पास शुरुआत में पेपर था, जलने के बाद क्या पेपर ही मिला, बोलो नहीं, राख मिल रहा है ना, सब राख हो गया। तो इन दैट सिचुएशन आपके पास क्या हुआ कि वो जो राख है और उस पेपर को, दोनों को कंपेयर करो, क्या दोनों की क्वालिटी सेम है, दोनों का कैरेक्टर सेम है, बिल्कुल नहीं। राख और पेपर दो डिफरेंट चीजें हैं। मतलब हम कह रहे हैं कि जब पेपर आपके पास जला तो एक नया सब्सटेंस बना और वो था एस, राख, तो एक नया सब्सटेंस बना, इसलिए आप इस प्रोसेस को कहोगे क्या, केमिकल चेंज है। देयर इज अ केमिकल चेंज इज गोइंग ऑन, यहां एक केमिकल चेंज हो रहा है। नेक्स्ट है इसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन, बहुत कॉमनली हम लोग आसपास में देखते होंगे, ठीक है। ये आपके पास रस्टिंग ऑफ आयरन, आप एक नॉर्मल कहा जाता है कि आयरन मेटालिक पीस को है ना, आयरन पीस को, आयरन आर्टिकल को ऐसा ओपन एटमोस्फेयर में फेंक दो ना, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 2 घंटे 4 घंटे, कुछ समय के बाद है ना आपके पास क्या दिखेगा, तो उसके ऊपर एक रेडिश कलर का लेयर बन जाएगा, ब्राउनिश है ना, रेडिश, रेड ब्राउन, और यू कैन से ना रेडिश लेयर। और ये लेयर आपके पास फ्लैकी होता है, फ्लैकी दैट मीन्स यू कैन जस्ट स्क्रैच इट, आप उसे स्क्रब करके हटा सकते हो। तो हमारे पास ये जो रस्ट है ना वो एक नया सब्सटेंस है, एक बार रस्ट लग जाती तो इसको आप कहते हैं वापस रिवर्स नहीं कर सकते हैं, मतलब इरिवर्सिबल। और यहाँ पर एक नया सब्सटेंस भी बन रहा है, तो इट इज अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट देखो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। भाई आपके पास जब कहा जाए कच्चा था तो उसका टेस्ट अलग था, कलर अलग थे, जब आपके पास राइप हो चुका तो कलर चेंज, टेस्ट में चेंज, है ना। कि हो सकता है यूजुअली व्हेन यू विल टेक द रॉ मैंगो, कच्चा आम लेते हैं ना, तो उसके टेस्ट क्या थे, सावर, खट्टा था। राइपेन मैंगो टेस्ट कैसा हो गया, वेट, आई मीन जो उसमें एसिड प्रेजेंट था वो एसिड अब आपके पास एक शुगर में कन्वर्ट हो गया। तो एसिड से शुगर में कन्वर्ट हुआ तब तो एक आपके पास खट्टा आम क्या हो गया, मीठा हो गया। तो एक नया सब्सटेंस बन रहा है ना कि आपके पास एसिड से शुगर का बनना एक नया सब्सटेंस है, और इसलिए हम बोलेंगे वो एक केमिकल चेंज है। जहां कहीं भी आपके पास एक नया सब्सटेंस बने आप उसे आंख बंद करके कह दोगे क्या कि वो एक केमिकल चेंज है जी। तो ये सभी मैंने कुछ ऐसे एग्जाम्पल लिए जहां पर आपके पास केमिकल चेंज दिखते होंगे। आप अगर देखोगे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही तो जानते होंगे है ना, अभी हमारे पास है ना लस्सी का टाइम आ गया है। तो यूजुअली आपको पता होना चाहिए ना हमारे पास कि आप अगर बात करते तो देखोगे इन केस ऑफ, अगर हम बात करते हैं क्या, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कर्ड जब बनता तो उसमें क्या होता होगा। तो आपके पास जो कहा जाता है कि आप वहां पर लेते हैं मिल्क, इस मिल्क के ऊपर आपके पास जो कहा जाता है कि हमारे पास एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ईस्ट, वो वर्क करता है, और इसके वर्क करने के बाद आपके पास यहां पर क्या मिल जाता है, तो यू गॉट द कर्ड, दही मिल गई। अब यहां पर देखो आपके पास नेचर की, तो एक्चुअली मिल्क जो होते हैं ना दीज आर स्वीट इन टेस्ट, क्यों, बिकॉज इट हैज शुगर, इसके पास एक स्पेशल शुगर होता है, और मिल्क में जो शुगर होता है दैट इज सेड टू बी एज लैक्टोज, इसमें लैक्टोज नाम का शुगर प्रेजेंट है।
और ये लैक्टोज शुगर ईस्ट के कारण है ना, ईस्ट के एक्शन के कारण लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ये आपके पास कन्वर्ट हो गया लैक्टिक एसिड, और यही लैक्टिक एसिड जो आपके पास है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सावर टेस्ट ऑफ कर्ड। इसी के कारण कर्ड का टेस्ट खट्टा हो गया। तो इस प्रोसेस में आपके पास क्या हुआ कि जो लैक्टोज आपके पास क्या था, दिस इज स्वीट, ये आपके पास एक मीठा सब्सटेंस था। ईस्ट ने इसके ऊपर वर्क किया तो हमारे पास लैक्टिक एसिड बन गया, जो कि आपके पास एक सावर सब्सटेंस बन गया। तो यहाँ एक केमिकल चेंज हो रही है। हमारे आसपास में बहुत सारे चेंजेज हो रहे हैं, लेकिन हम मानते हैं क्या कि वो केमिकल चेंजेस सिर्फ क्लासरूम में ही होती है, हमारी बुक में ही होती है, हमारी कॉपी में होती है। नहीं नहीं नहीं, ये सब चेंज आपके आसपास हो रहा है, कुछ आपके बॉडी में भी हो रहे हैं। देखो बगल में भी आपका कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, लेकिन उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, हम लोग यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट, तो ये था आपके पास जनरल हम लोग कैसे केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इनके बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं यहाँ पर आपके पास केमिकल रिएक्शन क्या है। तो केमिकल रिएक्शन को अगर समझने की बात करो तो हमारे पास क्या बोलता है, इट्स अ प्रोसेस। केमिकल रिएक्शन क्या है, तो एक प्रोसेस है। आप देखिए, मैं पहले आपको डेफिनेशन देता हूं, फिर मैं बात करता हूं कि ये क्या कहता है। तो आप बोल दोगे यहां पर क्या, केमिकल रिएक्शन इट्स अ प्रोसेस in which लेट्स सी, देखिए मैंने आपके पास बोला क्या है, तो केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या कहता है, तो इट्स अ प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर, दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में कंबाइन करते हैं। कंबाइन कैसे करता है वो भी हम लोग बात करेंगे। तो ये कंबाइन करते हैं और उनके कंबिनेशन के बाद आपके पास क्या बोलता है, तो न्यू सब्सटेंसेस बनते होंगे, वहां पर नए चीजें बनती होंगी। और जो ये न्यू सब्सटेंस बनेगा ना, उस न्यू सब्सटेंस की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होगी जो आपने शुरुआत में लिया होगा, एकदम अलग होगा। जैसे आप अगर बात करते हैं क्या, आई एम टेकिंग हियर एग्जाम्पल यहां पर हम आपके पास ले रहे हैं, दैट इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। गुड एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। आपको पता है मैग्नीशियम को जब जलाते हैं तो क्या हम लोग को ऑब्जर्व करने को मिलता है, एनीवन, नो आइडियाज, ओके। कभी लैब में जाने का मौका मिले ना, तो एक बार जरूर देखना है ये परफॉर्म करने की। मैं आपके पास थोड़ी सी लैब स्किल को आपके पास इंप्रूव करने की बात कर रहा हूं। तो बिफोर बर्निंग दिस मैग्नीशियम रिबन, इस मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम लोग लैब में क्या करते हैं ना, उस मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जो आपके पास एक ग्रेस टफ लेयर होता है उसको हटाते हैं स्क्रैच करके, है ना, हटाते हैं। और वो हटाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सैंड पेपर, वो जो रगड़ने वाला ऐसे ऐसे होता है ना, यूजुअली दैट इज सैंड पेपर। तो सैंड पेपर को जब जैसे ही आप उस पर रब करोगे तो उसके ऊपर एक टफ लेयर जो था आपके पास, ग्रेस लेयर, वो हट गया। अब आपको एक शाइनी सरफेस मिलेगा, मेटल स्ट्रिप, जो मैग्नीशियम रिबन आपके पास अब एकदम चमचमाता दिखेगा। अब उसको क्या करो कि आप ले आओ फ्लेम के पास। जैसे ही फ्लेम के पास ले आते हैं तो उसके बाद क्या होगा, जैसे ही थोड़ी देर के बाद देखोगे इट विल स्टार्ट टू बर्न, पूरा जलना शुरू हो जाएगा। और जब ये जलेगा ना तो आंख थोड़ा दूर रखना है ना, और कोशिश करना इसे रखने का, ठीक है, इसे इसे। इसलिए बोल रहे हैं कि मैग्नीशियम जब जलता है तो बिल्कुल व्हाइट डैजलिंग लाइट के साथ जलता है, बिल्कुल व्हाइट डैजलिंग, एकदम ब्राइट व्हाइट के साथ जलता है। तो डायरेक्टली अगर ऑब्जर्व करोगे ना तो मे बी इट विल अफेक्ट योर विजन,
ठीक है, आपके आई विजन को अफेक्ट कर सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा दूर रखना है, डायरेक्टली नहीं देखने हैं। ठीक है, आपने कभी कभी देखा होगा ना रोड साइड से जब आप गुजरते होंगे फैब्रिकेशन हाउस से, तो वहां पर क्या होता है, वेल्डिंग वगैरह होता है, देखते हैं काफी इमेंस अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी निकलती होगी ड्यूरिंग दैट वेल्डिंग। तो कुछ उसी तरह का एकदम बिल्कुल वाइट डैजलिंग लाइट निकलेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा दूर रखो अपनी आंखों से, आप उसके लाइन ऑफ साइट से थोड़ा साइड रहो, ये काम करना है। मतलब वहां पर आपके पास क्या होगा, तो जब आपने मैग्नीशियम रिबन को लिया देखोगे, तो मैग्नीशियम रिबन बताओगे मैग्नीशियम का सिंबल, तो मैग्नीशियम हो गया आपके पास Mg। Mg नहीं बोलना है, Mg नहीं बोलना है, Mg तो आपके पास 3 क्लास का बच्चा बोलेगा, वी हैव टू रीड इट, है ना, हमें क्या पढ़ना है इसको, मैग्नीशियम, Mg नहीं बोलना है, मैग्नीशियम। दिस वन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, फोटो इज ऑक्सीजन। तो जब हमने इसको जलाया इसके साथ, तो हमें जलने के बाद वहां पर एक वाइट कलर का मटेरियल मिलेगा, वाइट से बहुत कुछ समझ में आता होगा, है ना, लेकिन यहां पर एक वाइट कलर का एस लाइक सब्सटेंस मिलेगा, राख के जैसा बिल्कुल मिलेगा। तो जो राख की तरह आपके पास ये मिलेगा, यही है मैग्नीशियम ऑक्साइड, समझे। अब आपके पास हम बताते हैं कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन एक केमिकल प्रोसेस है, एक केमिकल चेंज है। कैसे, तो आपके पास मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी को कंपेयर करो मैग्नीशियम ऑक्साइड से, बिल्कुल नया दिखेगा। मैग्नीशियम इज अ मेटल, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड से ना कभी करंट पास नहीं होना है। तो पहला मैं आपको सिर्फ वैसी प्रॉपर्टी दिखा रहा हूं जिसको आप यूजुअली ऑब्जर्व कर सकते हो, हालांकि इनके और इनके बीच में तो दुनिया भर का डिफरेंस है। फिर आगे बात करो तो ये मेटल है, ये न्यूट्रल है, आप इसमें कहा जाए लिटमस पेपर को टच करके देखो ना, आइदर ब्लू और रेड, कौनो चेंज नहीं होगा, कौनो चेंज नहीं होना है, कुछ चेंज नहीं होगा। मतलब अल्टीमेटली ई मैग्नीशियम रिबन तुम्हारे पास क्या है, तो न्यूट्रल है। लेकिन अगर आप कहा जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ एक गीला वाला, है ना, हम आपको बोल रहे थे कि गीला वाला लिटमस पेपर लेना है, गीला, ठीक है, मतलब थोड़ा भीगा होना चाहिए, तो गीले वाले लिटमस पेपर को आप मैग्नीशियम रिबन के साथ टच किए तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं। लेकिन यहां पर अगर आप कहा जाता है कि गीला एक वेट लिटमस पेपर को लाके इसके साथ जब टच करवाते हैं तो चेंज मिलेगा, किसके साथ चेंज मिलेगा, तो रेड लिटमस पेपर आपके पास ब्लू में टर्न हो जाएगा, रेड लिटमस पेपर ब्लू में टर्न हो जाएगा। और हमने पढ़ा है जो पिछले क्लासेस में आपने पढ़े होंगे 9 में 8 में, कि जो मटेरियल रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न कर दे उसको क्या बोलते हैं, बेस। वो बेसिक कैरेक्टर का है, उसके पास बेस का नेचर है। मतलब यहां से ये हुआ कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड राख वाला जो सब्सटेंस है ना, ई ये आपके पास क्या कर दे रहा है कि बेस का नेचर दिखा रहा है, क्योंकि ये रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर रहा था। तो हम बोलेंगे कि हमारे पास ई जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो बेसिक मटेरियल मिला, जबकि शुरुआत में आपने क्या लिया था जी, तो ये तो कौनो चेंज नहीं दिखाया, मतलब ये आपके पास न्यूट्रल था ना, तो नया चेंज तो मिल गया कि एक न्यूट्रल से आपको क्या मिल गया, बेसिक। तो जहां पर कहीं कोई एक नया सब्सटेंस बने उसको आप कहते हैं केमिकल रिएक्शन। क्लियर है, केमिकल रिएक्शन। अब अगर देखोगे थोड़ा सा आपके पास, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर आपके पास क्या होगा, यहां देखिएगा, एक और हम एग्जांपल लेते हैं आपके पास, ये आपके पास ले रहे हैं क्या यहां हम, दैट इज आयरन है। आयरन के केस में आपके पास क्या होना है कि व्हेन दिस आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट इन द ओपन एटमॉस्फेयर, ऐसे खुले में छोड़ दो, एक ले लो नेल कांटी लेके फेंक दो कहीं भी, रोड में मत फेंकना, गाड़ी पंचर हो जाएगा जी। कभी कभी लोग भी पंचर हो जाते हैं, होता क्या है ना, जब पैर में चुभता है तो आदमी भी पंचर हो जाता है, जिसका बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वो पंचर कहा जाता है, वो टायर वाला मिस्त्री नहीं बना पाएगा, है ना, वो डॉक्टर के पास जाएगा, पहले तुमको टेटनस का सुई देगा, फिर क्या करेगा, वो सबसे दूर रहना है। तो कोशिश करा रोड पर नहीं करना, ऐसे ओपन एटमॉस्फेयर में, कहीं पर डैम्प एयर में, कहीं डैम्प एटमॉस्फेयर में रख दीजिए। तो आपको 2-4-10 दिन के बाद दिखेगा क्या हो सकता है कि उसके ऊपर एक आपके पास इस तरह का रेड कलर का चेंज दिखेगा। तो बच्चा यहाँ पर एक चेंज हुआ है, यहाँ पर एक रिएक्शन हुआ है। उस रिएक्शन में आपके पास क्या हुआ था, अल्टीमेटली देखो यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा था, यहाँ पर आपके पास जो हो रहा था चेंज, वो देखिएगा, ई रहा आपका आयरन, आयरन जो आपके पास है वो मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आ रहा है, तो हम ले रहे हैं यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन, और मॉइस्ट एयर बोल रहे हैं ना, तो मॉइस्चर भी तो होना चाहिए,
तो यहाँ पर मॉइस्ट एयर मतलब मॉइस्चर के रूप में हम यहाँ पर ले रहे हैं आपके पास, दैट इज वाटर। देख लो, ऑक्सीजन और वाटर दोनों एक साथ आ गया तो क्या हो गया, मॉइस्ट एयर, डैम्प एयर। और जब ई दोनों आपके पास कंबाइन किया तो ये दिया था आपके पास Fe2O3.XH2O, ई दिया था। इसको बैलेंस करेंगे ना तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास मिलेगा XH2O, यहाँ पर आपको XH2O लेना होगा बच्चा। यहाँ पर x जो है ना, x की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने x लिख दिया। हाँ, लेकिन वो x आपका फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, होल नंबर, या तो 0 या तो 1 या तो 2 3। ये 1.5 और पौना मत करना, ठीक है, नहीं चलेगा इसमें काम। नेक्स्ट, तो अभी हमारे पास यहाँ पर इसको बैलेंस कर लेते हैं। हमारे पास हालांकि बैलेंसिंग के लिए हम लोग एकदम स्पेशल से देखेंगे क्लास। बैलेंसिंग का मतलब है कि दोनों साइड हर एक एलिमेंट्स के आइटम को बराबर कर लेते हैं। तो देखो, बैलेंसिंग के लिए थोड़ा सा आपके पास एक छोटा ट्रिक देते हैं। तो पहले ऑक्सीजन को बराबर करो दोनों साइड में। तो तुम्हारे पास कहा जाता है कि इधर ऑक्सीजन यहाँ पर दिख रहा है 2 गो, इधर दिख रहा है 3 ठो, है ना। तो आपके पास यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। किसी भी रिएक्शन में अगर आपके पास ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कोई और एलिमेंट दिखे तो मैं आपको कहता हूँ कि सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर डालो, सबसे पहले ऑक्सीजन बैलेंस करो। तो यहाँ पर वाटर वाला ऑक्सीजन बैलेंस्ड है इधर, तो वाटर को छोड़ देते हैं, XH2O बैलेंस। तो हमको जो कहा जाता है बैलेंस करने का कोशिश करना इधर, इधर यहाँ 3, यहाँ पर कितना हो गया 2, तो ओड इवन दिख रहा है ना, यहाँ 3 दिख रहा है ओड नंबर, यहाँ पर दिख रहा है 2 इवन नंबर। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करो कि दोनों नंबर को एक्सचेंज कर दो। तो एक्सचेंज करोगे तो वो 3 यहाँ पर आ गया और ये वाला 2 को आप यहाँ पर ले जाओ। लो देखो, ऑक्सीजन बराबर 3 2 जा 6 एंड 2 3 जा 6, ऑक्सीजन बैलेंस्ड। अब थोड़ा आयरन की तरफ देखो तो लेफ्ट साइड में 1 और इस साइड में 2 2 जा 4। तो आपके पास यहाँ पर क्या करो, एक सुटेबल नंबर 4 रख दिया, बैलेंस हो गया। अब जो हम कह रहे हैं आपके पास कि हमारे पास ये जो बना है ना, इसको आप कहते हो रस्ट। ये क्या है, ये रस्ट है बच्चा। ये है आपके पास रस्ट, यही वाला लाल का बनता है आपके पास, है ना, यही लाल वाला जो है आयरन रॉड के ऊपर बनेगा। यही जो फ्लैग की लेयर होगा जिसको आप कहते हैं इजिली घिस के भी हटा सकते हो। कोई बता सकता है इसका नाम क्या है, केमिकल नेम? रस्ट नहीं बोलना है, जंग नहीं बोलना है, केमिकल नेम बोल रहे हैं। तो केमिकल नेम जो आपके पास कहा जाता है इसमें देखोगे, सबसे पहला बात है कि Fe2O3 आयरन का ऑक्साइड है और आयरन के ई वाले ऑक्साइड को कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। और कौनो चीज में, कोई सब्सटेंस में अगर कहा जाता है ना कि वाटर अटैच है, देखो वाटर अटैच है .XH2O, मतलब वाटर उसके साथ जुड़ा हुआ, अटैच है। तो किसी भी मटेरियल के साथ आप कोई भी आसपास में ले लो, अगर वाटर उसमें अटैच है तो हम बोलेंगे वो हाइड्रेटेड है। हमारे पास भी अगर वाटर अटैच है तो हम भी हाइड्रेटेड हैं, ठीक है। हमारे में तो ऑलरेडी वाटर है तो हम लोग हाइड्रेटेड हैं। लेकिन अगर किसी में वाटर किसी सब्सटेंस में अटैच हो जाए देन इट इज सेड टू बी एज हाइड्रेटेड। तो फेरिक ऑक्साइड में वाटर अटैच है बच्चा, इसलिए आप इसको कह दोगे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो ये हो गया आपके पास, दिस इज सेड टू बी एज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये अपना रस्ट बन गया। और आपने लिया क्या था, तो हमारे पास यहाँ था आयरन, यह आयरन हो गया। यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, तो देयर इज ऑक्सीजन और ये आपके पास मॉइस्चर में प्रेजेंट आपके पास वाटर। तो हम लोगों को देख रहे हैं क्या कि हमने 3 चीज़ों को आपस में यहाँ पर कंबाइन करवाया तो हमें एक नया सब्सटेंस मिला, रस्ट, ठीक है। ये एक केमिकल चेंज है। इस केमिकल चेंज में आप देखकर बताओ कि यहाँ पर कौन कौन से मटेरियल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। Which are the materials? Which materials are participating? Which materials are participating in this reaction? इस रिएक्शन में कौन कौन शामिल हो रहा है? तो आप देखेंगे तो जो हमारे पास शामिल होने वाले यहाँ पर मटेरियल्स हैं वो आपका हो जाएगा कौन, तो दैट इज वो हमारा हो जाएगा ये आयरन, ऑक्सीजन और ये वाटर। ये 3 तरह की चीजें आपस में क्या हो रहे हैं, ये सभी आपस में कंबाइन कर रहे हैं, मतलब रिएक्शन में यही तीनों तो आपके पास शामिल हो रहा था।
तो जो रिएक्शन में आपके पास शामिल होते हैं उन शामिल होने वाले चीजों को आप कह दोगे रिएक्टेंट। ये क्या है, तो इन सब को आप कॉमनली कह दोगे, है ना, एकदम कॉमनली कह दोगे क्या, रिएक्टेंट। मतलब आपके पास हमने यहां पर रिएक्टेंट लिया। अब रिएक्टेंट आपके पास ये एरो था ना, तो ये एरो पॉइंट कर रहा है, एरो पॉइंट कर रहा है कि रिएक्शन आगे बढ़ रहा है, प्रोसेस जारी है रिएक्शन का। तो जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो इधर आपके पास बना, ठीक है, जो रिएक्शन के कंप्लीट होने पर जो आपको मिला इसको कह देते हैं प्रोडक्ट। तो हमारे पास इधर मिल गया क्या, इस साइड में मिल गया प्रोडक्ट। ठीक है, आप कैसे डिफाइन करेंगे थोड़ा ध्यान से सुनोगे। तो हम क्या बोलेंगे, सब्सटेंसेस विच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन आर सेड टू बी एज रिएक्टेंट। Substances which are formed after the completion of reaction are said to be as product। जो रिएक्शन के कंप्लीट होने पर जो आपके पास मिला, जो बन करके मिला, those are said to be as product। मतलब अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, तो हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मिल गए फाइनली। ये आपके पास दो टर्म इन्वॉल्व हो रहे हैं, कहां पर, केमिकल रिएक्शन में, ये दो टर्म इन्वॉल्व है। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है कि हमने तो केमिकल रिएक्शन को समझ लिया। तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में जुड़ते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाता है। जो रिएक्शन में शामिल हो रहे थे उसको आप रिएक्टेंट कह दे रहे थे, जो रिएक्शन के कंप्लीट होने पर मिला उसको आपने प्रोडक्ट कह दिया। अब सवाल है हमारे पास कि हमारे आसपास में बहुत सारे प्रोसेस हो रहे होंगे, बहुत सारे प्रोसेस होते रहते हैं। जैसे कुछ प्रोसेस बताओ जहां पर आपके आसपास हो रहा है, बोलेंगे? हाँ, अरे अपने आसपास में आपको बहुत फीलिंग आ रहा है तो उसका प्रोसेस हम बात नहीं कर रहे हैं ना, वो नहीं। चलो जैसे देखते हैं ना कि मम्मा जब आपकी रोटी बना रही थी तो रोटी में क्या होता है ना कि वो ब्लैक डॉट बन जाता है, काला काला, ठीक है, जब हम लोग बना रहे होते हैं तो पकता है, तो ठीक है। तो एक्चुअली वो जो ब्लैक होना, वो जो आपने डो लिया है ना, रोल्ड रोटी जो लिया आपने, बेला हुआ रोटी लिया, उसको जैसे ही आपने तवा पर डाला तो कुछ समय का उसमें ब्लैक डॉट लाइक का स्ट्रक्चर मिलता है। तो वो बनना भी आपके पास एक केमिकल रिएक्शन था। रोटी बनना है ना, रोटी का रोस्ट होना, जो सेक रहे हैं वो आपके पास क्या है, तो एक केमिकल प्रोसेस है। क्या जो रोटी बन चुका है आपके पास, बना चुके हो, सेक चुके हो, वापस फिर से आपको आटा बन जाएगा? कोई बनाओ तो, कोई माई का लाल है तो जरा वापस करो, तो कोई नहीं कर सकता। अगर ऐसा हो गया ना तो कितना रोटी जो कहते एक्स्ट्रा बन जाता है ना, तो बसिया खाने का जरूरत नहीं पड़ता, वो तो वापस हम लोग उसको वापस कन्वर्ट कर लेते का आटा में, ठीक है। वो बर्थडे में देखते हैं ना बहुत ज़्यादा पूड़ी रोटी बन जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, वापस आटा में कन्वर्ट कर। लेकिन ऐसा बेचारा हम लोग कर ही नहीं पाते, संभव ही नहीं है, नहीं हो पाता है। तो हमारे पास हम कह रहे हैं ना कि हमारे आसपास में बहुत सारे चेंजेज हो रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ चेंज आपके पास केमिकल रिएक्शन होगा, कुछ केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। तो सवाल आता है कि उनमें से कोई केमिकल रिएक्शन है या नहीं है, हम उसको पहचानेंगे कैसे? तो उसको पहचानने का कुछ हुनर हमारे पास होना है, उन लोगों का कुछ लक्षण जानना होगा, है ना, लक्षण जानने होंगे कि केमिकल रिएक्शन का लक्षण क्या है। होता है ना कि हमारे घर में कहा जाता है ना कि कौनो नया आदमी आता है और दौड़ दौड़ के अगर किचन में जा रहा है खाने के लिए कुछ, तो हम लोग को पता चल जाता है कि उसका लक्षण क्या है, कैसा आदमी है, कैसा हो सकता है, पता है ना। जो दौड़ दौड़ के खाने के लिए भागे वो खदकड़े है, समझिए एकदम खाने ही वाला है। तो हम लोग लक्षण देख करके कहा जाता है किसी को पहचान लेते हैं। तो भाई हमारे पास जो आसपास में प्रोसेस हो रहा है उसको देख करके पहचानना है, उसके लक्षण को देख के पहचाना है कोई रिएक्शन है या नहीं है। तो पहले तो आपको रिएक्शन का लक्षण जानना होगा, और रिएक्शन के लक्षण को हम लोग क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, वी हैव टू नो दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक तरह के इंडिकेटर हैं, ये हमें इंडिकेट करता है कि भैया ये एक रिएक्शन है, कौनो फिजिकल चेंज नहीं है। तो चलो कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। तो हमारे पास जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास अगर कहता है ना कि कहीं पर केमिकल रिएक्शन हो रही है
तो हो सकता है कि वहां पर आपके पास स्टेट में चेंज हो रहा हो। अगर कहीं पर केमिकल रिएक्शन होती है तो वहां पर स्टेट में चेंज हो रहा होगा। हाँ, हो सकता है कि आपने दो सॉलिड लिए लेकिन आपके पास वहां एक नया गैस भी मिल रहा होगा। हम अभी बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, देखिएगा। जैसे यहां पर हम बात करते हैं आपके पास इसके केस में, ये हमारे पास पहला कैरेक्टर है, फर्स्ट कैरेक्टर, ठीक है। फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना। गैस बहुत जगह से निकलता है, ठीक है, लेकिन अब हम सबको रिएक्शन नहीं बोलेंगे फिलहाल, समझिएगा थोड़ा। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस आपके पास क्या रहा है, आप चलो एक प्रोसेस देखते। ये जो पूरा दिख रहा है ना आपके पास यहाँ पर, ये पूरा का पूरा जो कहा जाता है कारनामा बता रहा है कि यहाँ गैस निकल रहा है। तो पहले समझो कि हमने यहाँ पर इस टेस्ट ट्यूब में क्या किया कि इस टेस्ट ट्यूब में आप जो है वो पहले क्या किए कि मैग्नीशियम का छोटा छोटा चूरन डाल दिए जी। अरे वो पाचके वाला चूरन नहीं है ना, मैग्नीशियम का छोटा छोटा टुकड़ा को डाल दे रहे हो। मैग्नीशियम ग्रैन्यूल्स कहेंगे उसको, मैग्नीशियम फाइन्स कहेंगे। तो मैग्नीशियम फाइन्स को आपने यहाँ डाल दिया। उसके बाद क्या करेंगे, फटाफट उसमें जो है ई वाला जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, इसको डाल करके फट से उसको बंद कर देना है, बंद कर दो। और ई वाला जो आपके पास बंद करने के लिए हमने यहाँ पर यूज किया, ये आपके पास क्या है, तो दिस इज कॉर्क। और ये जो पाइप लगा हुआ है ना, जिससे आपके पास इधर हम लोग लाके पनिया में डुबा दिए हैं, इस पाइप को कह देंगे क्या, डिलीवरी ट्यूब, डिलीवरी करवा रहा है। तो देखो होगा क्या कि यहां पर आपके पास क्या होगा कि मैग्नीशियम, दिस मैग्नीशियम इज कंबाइनिंग विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसको दोनों आपस में कंबाइन करे, दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है। और इस रिएक्शन के दौरान आपके पास क्या, एक गैस निकलता है। तो वो वाला जो गैस निकला, वो गैस आपके पास कहाँ जा रहा है, तो वो गैस आपके पास ऊपर बबल्स बन के निकलेगा। मतलब जो गैस था वो आपके पास ऊपर हल्का होने के कारण कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। और ऊपर जाते जाते ई वाला जो पाइप वाला लगल था ना, जिसको आप डिलीवरी ट्यूब कह रहे थे, उससे होते हुए आपके पास इधर आएगा, यहां मारेगा बुलबुला, बबल्स, बबल्स मारा। और जैसे ही हमने यहाँ पर बबल जो था जहां निकल रहा था, वहां पर हम एक जलता हुआ कैंडल ले गए, ले जाते हैं तो फट 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 ऐसा साउंड हमको सुनने को मिलेगा। इस फटफट के साउंड को पोप साउंड कहते हैं, पोप। तो अगर कोई भी गैस अगर आपके पास क्या होता है कि पोप साउंड के साथ जल रहा है, तो एकदम कह देना है आंख बंद करके कि वो गैस हाइड्रोजन ही होगा। क्योंकि हाइड्रोजन ही एक ऐसा गैस है जो बर्निंग स्प्लिंटर, बर्निंग कैंडल, बर्निंग मैच स्टिक, कुछ भी जलते हुए चीज के सामने जाने पर पोप साउंड के साथ जलता है। मतलब तुम्हारे पास हम कंफर्म करवा रहे हैं ना कि यहाँ गैस निकल रहा है, तो गैस निकल रहा है। ये तो हमारा हाइड्रोजन टेस्ट करने का एक तरीका हो गया कि हाइड्रोजन आपके पास पोप साउंड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अगर कोई दूसरा नाइट्रोजन होता, ऑक्सीजन होता, तो वो सब आपके पास इस तरह का पोप साउंड नहीं देगा, नहीं देने वाला, नेवर, कभी नहीं देगा। तो ये आपके पास हुआ। यहाँ पर आपके पास क्या पोप साउंड क्या कंफर्म कर रहा है कि यह हाइड्रोजन गैस है। और हम तो चले थे क्या, इवोल्यूशन ऑफ गैस को समझने। मतलब अगर किसी रिएक्शन के दौरान है ना गैस रिलीज हो रही है तो उसको केमिकल रिएक्शन कहेंगे। तो इस प्रोसेस में क्या दिखा कि हमको गैस निकल रहा है, मतलब ये एक केमिकल रिएक्शन है। और इस केमिकल रिएक्शन को देखो लिखते हैं यहाँ पर क्या आपके पास, तो देयर इज द मैग्नीशियम, और ये मैग्नीशियम आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कंबाइन कर रहा है। तो कंबाइन करने के बाद आपके पास यहाँ पर ये सॉल्ट बना दिया मैग्नीशियम क्लोराइड। और मैग्नीशियम क्लोराइड जो है ना, यहाँ पर आपके पास पानी भी होता है एसिड में। ये वाला एसिड जो था ना, वो एसिड आपके पास कहा जाता है पानी के साथ था। तो जहाँ कहीं पर अगर आपके पास पानी प्रेजेंट हो तो उसको कहते हैं एक्वस। तो आपने क्या लिया था, एक्वस एसिड, पानी वाला, पानी था इसलिए। तो जो एक्वस एसिड लिया जिसके कारण से मैग्नीशियम क्लोराइड नाम का एक सॉल्ट बनेगा। ई वाला सॉल्ट यहीं पर घुल जाएगा, इसलिए तुमको सॉल्ट का कोई टुकड़ा नहीं मिलेगा, वाइट नीला पीला कुछ नहीं मिलने वाला है। मतलब ये घुल जाता है। तो ये घुल गया वहाँ पानी में, तो आप इसको भी लिख दीजिए कि ये एक्वस है, मतलब पानी में घुल चुका है। और बाकी जो गैस निकल रहा था H2, ये अब गैस चूंकि बाहर निकल रहा है
इसलिए आप यहाँ पर क्या करो, अपर हेडेड एरो लगा दो, ये हो गया आपके पास, है ना। मतलब किसी किसी रिएक्शन के दौरान आपके पास गैस भी निकल सकती है, और अगर गैस निकल रहा है तो कंफर्म है कि एक रिएक्शन हो रहा है। तो हमने आपको अभी तक बताया क्या, कि किसी प्रोसेस में अगर गैस निकलता है, गैस निकलता है ना, तो उसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो वो एक केमिकल रिएक्शन होगा। अब जरूरी नहीं कि हर रिएक्शन में गैस ही निकले, कुछ और भी हो सकता है। तो अगला देखो हमारे पास क्या हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास हो सकता है अगला कैरेक्टर कि आपके पास टेम्परेचर में भी चेंज हो जाए। अगर केमिकल रिएक्शन कहीं होगी तो चांसेस है कि वहां पर टेम्परेचर आपके पास बदल जाएगा। हो सकता है एक आपका ठंडा मटेरियल हॉट हो जाए, गर्म हो जाए, अ कोल्ड मटेरियल बिकम समवॉट हॉट, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास वहां पर हीट ले लेगा तो क्या हो जाएगा, ठंडा भी हो जाएगा। आई मीन टेम्परेचर में अल्टीमेटली चेंज होना ही है। तो कहीं पर टेम्परेचर में चेंज हो रहा है तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन की तरफ इशारा कर रहा है कि जरूर वहां पर एक केमिकल रिएक्शन चल रहा है। अब देखो, तो हमने क्या किया कि ये हमारे पास एक बीकर, इस बीकर में हमने यहाँ पर क्या किया, तो पहले हम यहाँ पर डाल दे रहे क्विक लाइम। क्विक लाइम बच्चा, तो क्विक लाइम का हम लोग कहते हैं क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। ये वाला क्विक लाइम हम यहाँ डाल दे रहे हैं। क्विक लाइम को हमने बीकर में डाल दिया। बीकर में डालने के बाद हम क्या कर रहे हैं कि उसमें आप थोड़ा सा पानी डालो, लो जी पानी डालो, ये हमने इसमें पानी डाला। अब क्या हुआ कि यहां पर आपके पास था क्विक लाइम और ऊपर से पानी, दोनों दोनों अब रिएक्ट करेगा, कंबाइन करेगा। ये देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड था बचवा तुम्हारे पास सॉलिड, ये पानी था तुम्हारे पास लिक्विड, पानी लिक्विड में लिए होंगे। ये दोनों रिएक्ट किया, और दोनों रिएक्ट करके आपके पास क्या होता है कि बनाता है यहाँ पर एक नया सब्सटेंस, और वो नया सब्सटेंस था आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये वहां पर घुल जाएगा, तो जो घुल जाता है पानी में, मतलब जिसमें पानी प्रेजेंट हो, उसको कहते हैं एक्वस, मतलब एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। अब आगे देखोगे तो इस सब तो ठीक है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस के दौरान जब तुम कहा जाता है अचानक इस बर्तन को टच करोगे ना, when you will touch this container suddenly you found that na this one becomes somewhat hot, you can feel that this one somewhat warmer as compared to the earlier or initially as you have taken। आपने जो शुरुआत में लिया था तो उस समय थोड़ा ठंडा था, लेकिन रिएक्शन के दौरान आपके पास ये थोड़ा गर्म हो गया है, मतलब टेम्परेचर बदल गया। और टेम्परेचर बदल रहा है मतलब एक रिएक्शन की तरफ इशारा कर रहा है। मैंने दो इशारा बताया आपको, दो इंडिकेटर इंडिकेट करने वाले, एक जहां पर आपके पास क्या हो, टेम्परेचर में चेंज हो, फिर इसके पहले मैंने क्या बोला था, जहां पर गैस भी निकल सकता। तो यहाँ पर टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, इस टेम्परेचर है ना, ई क्विक लाइम, इसको चूना, चूना कहते हैं, वो जो समझते होंगे ना आप लोग, ठीक है, टोबैको, उसी के साथ जो है ये चूना को हम लोग लेते हैं। तो वो टोबैको जो खाने के लिए भी हम लोग को पहले इसको पानी में डाल के ई वाले को हम लोग टोबैको के साथ रगड़ते हैं जी, इसको इसको ठीक है, इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका जो हमारे पास कॉमन नेम है, लोकल नेम है ना, जो हम लोग बोलते हैं लोकली, इसको कह देते हैं स्लेक्ट लाइम, इसको आप कह दोगे कॉमनली क्विक लाइम, ठीक है, क्विक लाइम, बाकी पानी तो है ही। तो अभी आप देख रहे हैं कि जब ये दोनों के बीच में रिएक्शन होगा तो आपके पास हीट निकल रहा था जी, तो टेम्परेचर यहाँ चेंज हो गया, दो कैरेक्टर हो गए। नेक्स्ट तीसरे कैरेक्टर की तरफ अगर हम लोग बढ़े तो देखिए यहाँ पर क्या होना है, आपके पास क्या है, देखो जी कुछ नया हमको दिख रहा है। नया क्या दिख रहा है कि ई वाला जो बर्तन है ना, जो हाथ में पकड़ा हुआ है आपके पास, ई वाला बर्तन में आपके पास एक देखो कलरलेस मटेरियल रखे हुए हैं। हम आपके पास आगे बात करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का। देखिए प्रेसिपिटेट बनेगा तो वो भी कहता है कि एक रिएक्शन ही हो रहा है। तो आपके पास ये वाला जो बर्तन दिख रहा है जहां पर कलरलेस लिक्विड है, इस एक बर्तन में आपके पास क्या होगा, तो ये होगा लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट कलरलेस सॉल्यूशन पानी का,
के बाद वहां पर आप क्या किए कि दूसरे बीकर में जो कहा जाता है एक और जो आप लिए हुए हैं, ये पहले से आपके पास क्या है, तो इस बर्तन में आपके पास बिल्कुल कलरलेस लिक्विड है, और वो कलरलेस लिक्विड है पोटेशियम आयोडाइड। मतलब दो अलग अलग बर्तन में आपने एक में लेड नाइट्रेट लिया, एक में पोटेशियम आयोडाइड लिया। ये दोनों मिक्सचर को जब आप आपस में मिक्स कर रहे हो सॉल्यूशन को, व्हेन दिस टू सॉल्यूशन मिक्स टुगेदर, जब दोनों को एक साथ हमने मिक्स किया तो एक नया चीज दिख रहा होगा आपको। ये जो दिख रहा है ना, ये आपके पास यहाँ पर थोड़ा सा क्या दिख रहा है, येलो कलर का ये मटेरियल, ये येलो कलर का, ये येलो कलर का मटेरियल जो बना वो आपके पास ये था, दिस इज PbI2, ये था येलो। ठीक है, और सबसे खास बात ना कि जो येलो मटेरियल था वो घुलवे नहीं कर रहा था, ये इनसॉल्युबल था, इट इज एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस। तो जो किसी रिएक्शन के दौरान है ना, ड्यूरिंग अ रिएक्शन इफ देयर इज एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, अगर रिएक्शन के दौरान एक कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनती है तो इस सब्सटेंस को हम लोग क्या देते हैं, क्या, प्रेसिपिटेट। ये कहला गया प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब इनसॉल्युबल। या तो वो जाके सीधा नीचे बैठ जाएगा, घुलेगा नहीं, मतलब नीचे बैठ जाएगा, या यहीं पर आपके पास लटका हुआ रहेगा, इधर ही घूम रहा होगा, सस्पेंडेड रहेगा, लेकिन घुलेगा नहीं। तो इस इनसॉल्युबल अघुलनशील को आप कह देंगे प्रेसिपिटेट। तो यहां पर प्रेसिपिटेट बना, और ये प्रेसिपिटेट कैसा था, येलो कलर का था। तो लो हम लिख दे रहे हैं येलो PPT। मैंने प्रेसिपिटेट को शॉर्टकट में लिखा है PPT, आप भी लिख सकते हो। और यहाँ पर जो आपके पास फिर कलरलेस लिक्विड एक मिलेगा ना, यहाँ कलरलेस लिक्विड भी मिलेगा, वो कलरलेस लिक्विड होगा ये पोटेशियम नाइट्रेट। मतलब किसी प्रोसेस के दौरान आपके पास अगर एक प्रेसिपिटेट बनता है, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, यहाँ भी एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, प्रेसिपिटेट का बनना एक केमिकल रिएक्शन, गैस का रिलीज होना एक केमिकल रिएक्शन। कल अब आगे हम लोग देखें टेम्परेचर का चेंज होना एक केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट कैरेक्टर देखेंगे तो आपके पास यहां पर हो जाएगा, दैट इज हम लोग देखेंगे एक अगला हो जाएगा चेंज इन कलर। आप क्या बोल दोगे, सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन कलर। देखिए हम भी लिख दे रहे हैं चेंज इन कलर। हो गया क्या, हाँ? तो हम बोल रहे थे आपके पास क्या कि चेंज इन कलर की बात कर रहे थे। कुछ रिएक्शंस के दौरान आपके पास कलर में भी चेंज हो सकता है। अब जैसे देखते हैं एक एग्जांपल आपके पास है, आप जानते हो फोटोग्राफिक फिल्म, फोटोग्राफिक फिल्म नहीं, अभी आप लोग सब जो कहा जाता है 21st सेंचुरी में चूंकि दुनिया में आए हो इसलिए बहुत ज़्यादा आप लोग को नॉलेज नहीं होगा, लेकिन थोड़ा हम आपको बताते हैं कि वो जो हम लोग बहुत पहले एक कैमरा यूज करते थे, कोडक, कोडक कंपनी का जो आपका ब्रांड था, बहुत क्रेज़ था। अभी तो DSLR का क्रेज़ है ना, डिजिटल कैमरे का, उस समय उस कोडक का था। उसमें हमारे पास कहा जाता था कि एक आपके पास फोटोग्राफिक फिल्म, उसमें रील लगता था, बच्चा रील हम लोग लगाते थे। तो उस रील पर, फोटोग्राफिक रील पर आपके पास जो कहा जाता है एक मटेरियल का लेयरिंग होता था, वो मटेरियल प्रेजेंट होता था। तो फोटोग्राफिक में जो आपके पास मटेरियल था वो मटेरियल था आपके पास सिल्वर ब्रोमाइड। ये सिल्वर ब्रोमाइड जो आपके पास है ये एक्चुअली में आपके पास एक वाइट कलर का मटेरियल है, कैसा, वाइट। और ये सिल्वर ब्रोमाइड को जब आप कहा जाता है ना कि सनलाइट के कांटेक्ट में लाते हो, मतलब जैसे ही इस पर लाइट पड़ेगा, जैसे ही सिल्वर ब्रोमाइड के ऊपर लाइट पड़ा, अब सनलाइट पड़े या नॉर्मल कोई और लाइट भी पड़े, तो ये ब्रेक हो जा रहा था। ये ब्रेक होकर के आपके पास क्या दे रहा था, ये दे रहा था आपके पास सिल्वर और साथ में आपके पास दे रहा था ब्रोमीन। लेकिन यहां पर एक ऑब्जर्व करने वाली बात थी
कि हमारे पास जो शुरुआत में है ना, इनिशियली क्या था, सिल्वर ब्रोमाइड इज वाइट इन कलर, लेकिन लाइट के पड़ने के बाद जब डिकम्पोजिशन हुई, ब्रेक डाउन हुआ, तो हमारे पास जो ये सिल्वर था, ये सिल्वर आपके पास ग्रे कलर का मिलेगा, है ना, कलर में चेंज। फिर उसके बाद ये जो आपके पास है ना ब्रोमीन, ये ब्रोमीन आपके पास एक रेड कलर का लिक्विड मिलेगा बच्चा, रेड कलर का। अब आपके पास यहां पर देख लो कि ये सिल्वर ब्रोमाइड जो था वो सॉलिड में था, तो ये मैं लिख दे रहा हूं सॉलिड। ये आपके पास सिल्वर जो मिला ये भी आपके पास क्या था, सॉलिड। और ये ब्रोमीन जो मिलेगा वो आपके पास लिक्विड फॉर्म में। दिख रहा है चेंज इन कलर? मैंने आपको पहले भी इसका एक ऐसा रिएक्शन दिखाया जहां पर आपको कलर में चेंज मिलेंगे। तो अगर यहाँ से हम लोगों को एक एप्लीकेशन पता चल गया, एक हमारे पास क्वेश्चन का आंसर पता चल गया कि सिल्वर ब्रोमाइड का हम लोग फोटोग्राफिक प्लेट में यूज़ करते हैं। वो जो जनरल साइंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, वो बैंक पीओ समथिंग, वहाँ पर जनरल साइंस का एक पेपर होता है, तो कभी कभी पूछ देता है कि फोटोग्राफिक फिल्म में हम लोग कौन से केमिकल का यूज़ करते हैं, तो वो है आपका सिल्वर ब्रोमाइड। अब इसी का आपके पास जो कहा जाता है ना कि एक रिश्तेदार दिखेगा आपको, हाँ जी रिश्तेदार कह रहे हैं, बिल्कुल इसी की तरह आपको दिखाई देगा, वो है आपके पास, ये है सिल्वर क्लोराइड। ये भी आपके पास वाइट कलर का होगा, और जब आप इसको सनलाइट के कांटेक्ट में लाते हैं तो ये वाला भी टूट जाएगा, मतलब सेम ही लक्षण है। अब भाई भाई है तो लक्षण भी तो मैच करेगा ना, बहुत ज़्यादा लक्षण में चेंज नहीं है। तो यहाँ पर भी आपके पास देगा क्या, सिल्वर, और इसका भी कलर ऑलमोस्ट आपके पास ग्रे मिलेगा, ग्रे डार्क। और यहाँ पर आपकी बार जो आपके पास मिलेगा दैट इज क्लोरीन गैस, ये क्लोरीन गैस मिलेगा, जो कि क्लोरीन गैस आपके पास एक ग्रीन कलर का गैस है, दिस इज अ ग्रीन कलर गैस। ये सिल्वर मिला आपके पास सॉलिड के फॉर्म में, या आपने सिल्वर क्लोराइड लिया था आपके पास सॉलिड के फॉर्म में, है ना, चेंज इन कलर। एक और एग्जांपल देखो, देखिए ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे, है ना, यहाँ पर ये जो मैंने बताया था ना आपके पास रस्टिंग ऑफ आयरन, तो रस्टिंग ऑफ आयरन में आपके पास क्या है, देखो आयरन कैसा दिख रहा है, तो हैविंग ब्राइट सिल्वरी कलर, दिस इज ब्राइट सिल्वरी कलर, ठीक है। व्हेन इट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन देन देयर इज द रस्टिंग, यहाँ पर एक प्रोसेस हुई और रस्टिंग के दौरान इसका क्या हो गया कि इसका कलर जो आपको दिख रहा है क्या, रेडिश ब्राउन हो गया ना, चेंज इन कलर। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोसेस मिलेंगे, मतलब हमारे पास अगर कहीं पर चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन फिजिकल स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये सब अगर दिखाई दे तो हम लोग कहते हैं कि वहाँ पर एक कोई रिएक्शन हो रहा होगा, कोई ना कोई रिएक्शन तो हो रहा होगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें एक रिएक्शन की तरफ इशारा करता है, इंडिकेट कर रहा है कि कोई तो रिएक्शन चल रहा है वहाँ, कोई तो रिएक्शन चल रहा है। फिर एक लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख लेते हैं, जिसपे आपके पास आ जाएगा क्या, चेंज इन फिजिकल स्टेट। देखिए इसके अलावा हमारे पास हो जाएगा चेंज इन फिजिकल स्टेट। सी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, चेंज इन फिजिकल स्टेट कहने का मतलब है कि किसी रिएक्शन के दौरान आपके पास स्टेट में बदलाव होगा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, आप अभी जो देख रहे थे ऑलरेडी कि वहाँ पर क्या था, मैग्नीशियम विच इज इन सॉलिड, इस मैग्नीशियम को आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या था, एक्वस, एक्वस दैट मीन्स कंटेनिंग वाटर, जहाँ पर वाटर था, तो सॉलिड है या एक्वस है, दोनों आपस में रिएक्ट हुए थे, तो हमारे पास एक सॉल्ट मिला था मैग्नीशियम क्लोराइड, जो कि ये भी आपके पास क्या था, एक्वस, और साथ में क्या रिलीज हुआ था, गैस। गैस कौन सा था, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस को हम लोग कैसे डिटेक्ट करते हैं, बाय पोप साउंड, when we take a burning candle nearby the gas then it will produce pop sound। तो
तो हमारे पास यहाँ पर एक गैस निकला दैट इज H2। अब ये जो H2 गैस मिला वो आपके पास क्या गैस के फॉर्म में है। तो बच्चा आप देखो सॉलिड एक्वस, प्रोडक्ट में क्या दिखा एक्वस एज वेल एज गैस। क्या नया स्टेट दिख रहा है आपके पास, स्टेट में चेंज हुई। तो ये क्या हो रहा है, स्टेट में चेंज होना भी आपके पास एक केमिकल रिएक्शन को इंडिकेट करता है। तो ये था आपके पास टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, 5 इंडिकेटर्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ये हमारे पास था। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बेसिकली ये एनसीईआरटी में आपके पास ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेंगे, लेकिन क्या सच में इतने ही इंडिकेटर्स हैं हमारे पास या कुछ और भी हैं जो एक रिएक्शन की तरफ इशारा करेगा। बिल्कुल है हमारे पास। देखिए यहाँ पर आपके पास है चेंज इन ऑर्डर, है ना। अभी समर सीजन में आप क्या है कि भाई सुबह का खाना को आप रख दो फ्रिज के बाहर, गलती से किसी दिन छोड़ दिया तो रात तक देखो कि उससे स्मेल आ रहा है, स्मेल आ रहा है, ऑर्डर, गंध, गंध आने लगता होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर एक रिएक्शन हो गई थी। आप पता करके बताना कि कौन सा रिएक्शन हुआ था। हाँ, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास क्या, अगर कहीं पर अगर कहीं पर ऑर्डर स्मेल में, गंध में चेंज हो रहे हैं तो वो इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास वहां कोई ना कोई एक रिएक्शन चल रहा है या हो चुका है। कुछ और भी है, रिलीज ऑफ साउंड एंड लाइट। हाँ जी, लाइट का निकलना, साउंड का निकलना, ये भी एक रिएक्शन को ही इंडिकेट करता है। बिल्कुल, अगर कैंडल जलते हैं ना तो वहां भी एक रिएक्शन चल रहा है। हाँ, बल्ब नहीं, बल्ब के बारे में नहीं बोलेंगे। ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ये ग्लो करते हैं, ये जब जल रहे हो तो कोई आपका रिएक्शन यहाँ नहीं बोल सकते कि होगा। ठीक है, सिंपली ना इसको आप स्विच ऑफ करो, देखो रिवर्स हो जाएगा, स्विच ऑन करो फिर से जलने लगा। ये फिजिकल चेंज है। ग्लोविंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज अ फिजिकल चेंज। आप बात करो बर्निंग ऑफ कैंडल, वो एक आपके पास कहा जा सकता है कि केमिकल चेंज है। तो लाइट भी निकल रही थी। आप देखते हैं ना ड्यूरिंग दिवाली ये जो क्रैकर्स जलाते होंगे तो वहां पर आपके पास अलग अलग तरह के साउंड मिलते होंगे, है ना, एक्सप्लोसिव्स कहते होंगे। हाँ, तो हमारे पास कहा जाता है वो क्या हो गया आपके पास, रिलीज ऑफ साउंड और लाइट भी एक रिएक्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं। आप लोग कुछ और जरा बताना, कुछ ऐसी और चीजें हैं इंडिकेट जो करता हो एक रिएक्शन को। कोई और? हाँ 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 हाँ, आप कह सकते हो ना कि जब आप कहा जाता है स्ट्रीट फूड, है ना, जब जो ठेले से, गुपचुप के ठेले के पास से गुजरते हैं तो आपके बॉडी में भी एक रिएक्शन होती है, बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है। और उसके कारण क्या होता है, तो भाई आपका लार टपकने लगता है, योर माउथ स्टार्ट टू वाटरिंग। तो वो भी एक केमिकल फेनोमेनन है जो आपके बॉडी में हो रही है। हाँ हाँ, बायो वाले सर मैम से पूछना, वो बताएंगे कि वो क्या हो रहा है। लेकिन इतना जान लो कि वहाँ भी एक केमिकल ही इन्वॉल्व है। बिना केमिस्ट्री का आप कहीं नहीं रह सकते हो। आप सुबह सो के उठो, रात के सोने तक आपको केमिस्ट्री आपके साथ मिलेगी। जी हाँ, सोते हुए भी सोचना है सिर्फ। देखिए आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसके बाद तो आपके पास आ जाता है केमिकल इक्वेशन। आपको हम केमिकल इक्वेशन की तरफ आप ले चलते हैं, थोड़ा हमारे साथ आइए। ठीक है, ये तो हमारे पास क्लासिकल डेफिनेशन है, आप इसको देख लेना। आप हमारे साथ आइए कि मैं आपके पास बताता हूं कि केमिकल इक्वेशन क्या। चलो एक प्रोसेस हम लोग पहले कंसिडर करते हैं। प्रोसेस ये है आपके पास कि हमारे पास यहां पर, चलो हम ले लेते हैं, सपोज देयर इज द पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट। इस पोटेशियम क्लोरेट को आप क्या करोगे, हीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड। इसके प्रेजेंस में हीट करना है। तो हीट करने पर आपके पास ये क्या देता है, ये देता है आपके पास पोटेशियम क्लोराइड। इट इज गिविंग दैट पोटेशियम क्लोराइड, और साथ में आपके पास दे देता है ऑक्सीजन, ये देता है। हाँ जी छोटू, तुम बताओ तो यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड में कौन सा एटम है?
और कितना है पोटेशियम के कितने एटम यहाँ पर होंगे, नंबर ऑफ एटम्स 1 2 3 4 5 कितना होगा, नहीं पता, ठीक है। ऑक्सीजन में यहाँ कितना होगा, मतलब ये जो आपके पास मैंने लिखा है इसमें क्या है, तो आपने एक वर्ड के फॉर्म में एक रिएक्शन को दिखाया है, एक रिएक्शन को ही दिखा रहे हैं जहां पर पोटेशियम क्लोरेट को आपको हीट, ये ट्रायंगल 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 रोटी नहीं है ये वो ट्रायंगल रोटी नहीं है, वो ट्रायंगल बता रहा है आपके पास क्या, हीट सप्लाई किया जा रहा है। यहाँ पर कंडीशन है कि हीट दे रहे हैं, तो ये पोटेशियम क्लोरेट आपके पास ब्रेक होकर के बन रहा है पोटेशियम क्लोराइड, और उसके साथ में आपके पास ऑक्सीजन ये दे रहा है। तो हम कह रहे हैं कि आपके पास मैंने इस रिएक्शन को वर्ड में एक्सप्रेस किया, क्या आपके पास कोई और तरीका है जिससे आप इसको और शॉर्ट वे में दिखा दो, एकदम शॉर्टेस्ट में, और उससे कहीं ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी मिले। हमने रिएक्शन को दिखाया लेकिन इससे इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही, बहुत सारी चीज़ें कि कौन से कंपाउंड में कितना एटम्स है पता चल रहा है नहीं। तो मुझे हमारा टारगेट है दो चीज़ कि इस रिएक्शन को थोड़ा शॉर्टकट में और लिख लें, आसानी से लिख ले, कन्वीनियंट वे में, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलना चाहिए। लो भाई हम तो बात कर रहे चिट भी मेरा पट भी मेरा, आप कह रहे हो शॉर्ट में लिखने को और हम कह रहे हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी, हाँ दोनों संभव नहीं है ना, संभव है। हम अगर इसको कहा जाता है बुद्धि से लिखे तो हमारे पास संभव है कि आप इसको शॉर्ट में भी लिखोगे और इससे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा। वो कैसे, तो आपके पास इसको लिखने के लिए सिंबल यूज करना होगा। पोटेशियम क्लोरेट, बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो पोटेशियम क्लोरेट ये हो गया आपके पास KClO3, ये हो गया पोटेशियम क्लोरेट। चलो इसको आप हीट कर रहे थे तो लो हमने यहाँ पर हीट कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड, तो ब्रेक होकर दे रहा है क्या, पोटेशियम क्लोराइड KCl, और साथ में आपके पास ऑक्सीजन O2। लो जी हमने लिख दिया शॉर्टकट में, देख लो पोटेशियम क्लोराइड में एक पोटेशियम और एक क्लोरीन का आइटम आपके पास प्रेजेंट है ना, इंफॉर्मेटिव भी है शॉर्टकट में भी है। तो हमारे पास यहाँ क्या कहा जा रहा है कि ये जो है वो एक केमिकल इक्वेशन है, ये क्या है, एक केमिकल इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन क्या है, तो इट इज अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिएक्शन, शॉर्टकट में जो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग रिएक्शन को, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग द सिंबल्स ऑफ सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन दैट रिएक्शन। उस रिएक्शन में जो भी आपके पास सब्सटेंस इन्वॉल्व हो रहे हैं उसके सिंबल्स को आप यहाँ पर लिख करके जो आप रिएक्शन को एक्सप्रेस कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। आई एम अगेन रिपीटिंग, द शॉर्टहैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन using the symbols of substances involved in that reaction is called as chemical reaction, sorry equation, chemical equation। तो ये हमने अभी आपके पास केमिकल इक्वेशन को बताया, शॉर्टकट है ना, शॉर्टेस्ट रिप्रेजेंटेशन सिंबल को यूज करके। नेक्स्ट देखिए वही बात हमने यहाँ बोला है, सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ओ सॉरी जो पार्टिसिपेट करते उसको तो आप रिएक्टेंट करते, मैंने ये पहले ही बोला था। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन दैट वी विल गेट हियर दैट इज सेड टू बी एज प्रोडक्ट एंड द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन, द मेजर पॉइंट इज हियर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक सिंबल के फॉर्म में जो एक रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो दिस इज द प्रोसेस जहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपके पास दोनों क्या हो रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। मैंने दोनों का सिंबल ले लिया तो हमारे पास प्रोडक्ट बन गया क्या, वाटर। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को आप कह रहे हो क्या, दिस इज केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन में आपके पास तीन चीजें एटलीस्ट इन्वॉल्व होंगे, रिएक्टेंट जो लेफ्ट में आप लिखेंगे, सेकेंड वन एरो, दैट एरो इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स प्रोडक्ट, वो बता रहा है कि रिएक्शन आगे बढ़ रहा है और वो प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रहा है। तो आपके पास सेकेंड कंपोनेंट हो गया केमिकल इक्वेशन का, दैट इज एरो, और थर्ड कंपोनेंट इटसेल्फ प्रोडक्ट, ये क्या बन रहा है उसको,
तो ये 3 चीज़ें अगर है तो वो रिएक्शन, वो इक्वेशन आपके पास कंप्लीट है, अदरवाइज वो इक्वेशन इनकम्प्लीट है। कंप्लीट इक्वेशन दैट मीन्स रिएक्टेंट्स, एरो एंड प्रोडक्ट्स। क्लियर है? नेक्स्ट, अब इसके बाद जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जाए, और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना है। इससे अभी आपको पता नहीं चल रहा है यहाँ पर कि इस रिएक्शन के दौरान हीट निकल रहे हैं या अब्जॉर्ब हो रहा है, चल रहा है क्या कहने को नहीं। इस रिएक्शन में आपके पास कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैस है, स्टेट भी पता नहीं है। तो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि एक केमिकल इक्वेशन को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जाए। I mean, we will start from methods to make a chemical equation more informative. ठीक है, चलिए हमारी ओरिजिन की आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मोर अपडेट्स के लिए आपको ये करना होगा। थैंक यू।